वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम डेटा को तेजी से खोजने की कला पर बात करेंगे। सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, लेकिन वो बस एक ही क्रम में रखी हैं। जिस क्रम में उन्हें खरीदा गया था। हाँ बिल्कुल। अब अगर आपको किसी खास लेखक की सारी किताबें ढूंढनी हो तो आपको पूरी लाइब्रेरी को शुरू से आखिर तक स्कैन करना पड़ेगा। बड़े बड़े डेटा स्टोर्स में अक्सर यही होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम है, खासकर NoSQL डेटाबेसेस के साथ। डेटा को गलत तरीके से ऑर्गेनाइज करने पर एप्लीकेशंस इतनी धीमी हो सकती हैं कि यूजर्स उन्हें छोड़कर चले जाएं। और इसी समस्या का एक बहुत ही क्लेवर समाधान आज हम समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर के एक लेख पर आधारित है जिसका विषय है इंडेक्स टेबल पैटर्न। हाँ, और हमारा मकसद इस शक्तिशाली तकनीक को समझना है कि कैसे डेवलपर्स खुद अपने इंडेक्स बनाकर डेटा सर्च को अविश्वसनीय रूप से तेज बना सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राइमरी की जैसे कस्टमर आईडी से डेटा ढूंढना कितना आसान और तेज है। हाँ, वो तो सिंगल लुकअप होता है। पर असली चुनौती तब आती है जब क्वेरी किसी ऐसे फील्ड पर हो जिस पर इंडेक्स नहीं है, जैसे किसी खास शहर में रहने वाले सभी कस्टमर्स को ढूंढना। सही पकड़ा। उस स्थिति में डेटाबेस को फुल टेबल स्कैन करना पड़ता है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख कस्टमर्स का डेटा है तो उसे हर एक रिकॉर्ड को खोल कर देखना होगा कि कस्टमर का शहर क्या है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे लाइब्रेरी में किसी एक शब्द को ढूंढने के लिए हर किताब का हर पन्ना पलटना पड़े। एग्जैक्टली। और इसमें सिस्टम रिसोर्सेज की बहुत बर्बादी होगी और यूजर को जवाब मिलने में बहुत देर लगेगी। तो जो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो तो इस समस्या को सेकेंडरी इंडेक्सेस बनाकर हल कर देते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आप बस डेटाबेस को बताते हैं कि टाउन फील्ड पर एक इंडेक्स बना दो और वो बाकी सब खुद संभाल लेता है। पर असली चुनौती ये है कि कई आधुनिक NoSQL डेटा स्टोर्स जो स्केल के लिए बनाए गए हैं उनमें ये फीचर बिल्ट इन नहीं होता। अच्छा। वो आपको स्पीड और स्केलेबिलिटी देते हैं, लेकिन इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की कीमत पर। तो डेवलपर्स को ये समस्या खुद हल करनी पड़ती है। यहीं से इंडेक्स टेबल पैटर्न का कॉन्सेप्ट आता होगा। बिल्कुल। अगर डेटाबेस आपके लिए इंडेक्स नहीं बना रहा तो आप खुद बना लो। ये तो एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज लगती है। क्या सोर्स में इसे करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीकों के बारे में बताया गया है? हाँ, और यही इस पैटर्न की खूबसूरती है। ये कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये 3 रणनीतियां देता है और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना होता है। ओके, तो पहली रणनीति क्या है? पहली और सबसे सीधी रणनीति है फुल डुप्लीकेशन। जैसा नाम से लग रहा है इसमें हम डेटा की पूरी कॉपी बना लेते हैं। मतलब एक मेन टेबल होगी जो कस्टमर आईडी से सॉर्टेड होगी और एक दूसरी टेबल होगी जिसमें वही सारा डेटा होगा, लेकिन वो शहर के हिसाब से सॉर्टेड होगी। अच्छा, तो अगर मुझे रेडमंड शहर के सारे कस्टमर्स चाहिए तो मैं सीधे टाउन वाली टेबल पे जाऊंगा, रेडमंड सेक्शन को देखूंगा और सारा डेटा एक ही लुकअप में मिल जाएगा। हाँ, क्वेरी अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। पर इसमें तो स्टोरेज कॉस्ट आसमान छू जाएगी, है ना? और अगर डेटा अपडेट करना हो तब तो बहुत सिरदर्द होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इसका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। स्टोरेज की लागत और मेंटेनेंस का ओवरहेड बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी एक कस्टमर का फोन नंबर बदलता है तो आपको ओरिजिनल टेबल के साथ साथ उन सभी कॉपीज को भी अपडेट करना होगा। बिल्कुल। अगर डेटा बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बहुत जल्दी बदलता है, तो ये स्ट्रैटेजी एक नाइटमेयर बन सकती है। इसलिए ये तरीका सिर्फ उस डेटा के लिए अच्छा है जो ज्यादा बदलता नहीं। ठीक है, ये तो समझ आया। स्पीड के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर दूसरी रणनीति क्या है जो शायद ज्यादा एफिशिएंट हो? सोर्स उसे नॉर्मलाइजेशन कहता है। ये अप्रोच बिल्कुल विपरीत है। इसमें हम पूरा डेटा कॉपी करने के बजाय एक बहुत छोटी लाइटवेट इंडेक्स टेबल बनाते हैं। लाइटवेट मतलब उसमें क्या होता है? उस टेबल में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, सर्च फील्ड जैसे टाउन और ओरिजिनल फैक्ट टेबल का एक पॉइंटर, यानी उस कस्टमर की प्राइमरी की। तो टाउन वाली इंडेक्स टेबल में हर एंट्री कुछ ऐसी दिखेगी। रेडमंड कस्टमर आईडी 123, रेडमंड कस्टमर आईडी 456, इस तरह से। हाँ, और ये स्टोरेज में बहुत ज्यादा जगह बचाएगी, मेंटेनेंस भी आसान है। लेकिन इसमें भी कोई ट्रेड ऑफ तो होगा ही। बिल्कुल। अब डेटा पाने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस लगेगा। अच्छा, पहले इंडेक्स टेबल से रेडमंड के सारे कस्टमर आईडीज ढूंढो और फिर उन आईडीज को लेकर मेन टेबल से एक-एक करके सबका पूरा डेटा निकालो। एग्जैक्टली। ये स्पेस बनाम टाइम का एक क्लासिक उदाहरण है। आपने स्टोरेज बचा लिया, लेकिन अब हर क्वेरी में 2 लुकअप्स करने पड़ रहे हैं,
जैसे लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। और यहीं पर शायद तीसरी रणनीति हाइब्रिड अप्रोच काम आती है, जैसे सोर्स दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ कहता है। हाँ, और असल दुनिया की एप्लीकेशंस में अक्सर यही सबसे प्रैक्टिकल समाधान होता है। इस अप्रोच में इंडेक्स टेबल में सर्च की, प्राइमरी की और वो फील्ड्स होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कस्टमर का नाम और फोन नंबर। बिल्कुल। तो अगर आपकी ज़्यादातर क्वेरीज सिर्फ रेडमंड में रहने वाले कस्टमर्स का नाम और फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए होती हैं, तो आपको वो सारी जानकारी एक ही लुकअप में इंडेक्स टेबल से मिल जाएगी। और कभी कभार अगर किसी कस्टमर की पूरी एड्रेस हिस्ट्री चाहिए तो मैं प्राइमरी की का इस्तेमाल करके दूसरा लुकअप कर सकता हूँ। करेक्ट। ये आपको अपनी एप्लीकेशन की ज़रूरतों के हिसाब से परफॉर्मेंस और लागत के बीच एक संतुलन बनाने की आज़ादी देता है। लेकिन इसमें एक जटिलता नहीं बढ़ जाती? अब डेवलपर को ये तय करना होगा कि कौन से फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर कल को बिजनेस की जरूरतें बदल गई तो? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये इस पैटर्न की हकीकत है। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। आपको अपनी एप्लीकेशन के एक्सेस पैटर्न्स को बहुत गहराई से समझना होता है। मतलब ये सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, ये बिजनेस लॉजिक को समझने और एंटिसिपेट करने के बारे में भी है। अगर ज़रूरतें बदलती हैं तो हाँ, आपको इंडेक्स को इवॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक इंटेलिजेंट ट्रेड ऑफ करने का मौका देती है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। चलिए इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं। स्रोत में कॉम्पोजिट कीज की बात की गई है। मतलब अगर सर्च ज्यादा जटिल हो, जैसे रेडमंड शहर में रहने वाले सभी स्मिथ नाम के कस्टमर्स। हाँ, तो यहाँ आप इंडेक्स टेबल में एक सिंगल की बना सकते हैं जो इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर बनती है। आपकी की रेडमंड स्मिथ जैसी हो सकती है। अच्छा। इससे आप बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरीज को भी तेजी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा पहले शहर के हिसाब से सॉर्ट होगा और फिर एक ही शहर के अंदर लास्ट नेम के हिसाब से। ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। वैसे सोर्स में शार्डेड डेटा का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, शार्डिंग यानी डेटा को कई सर्वर्स या शार्ड्स में बांटना ताकि सिस्टम स्केल कर सके। इंडेक्स टेबल यहाँ बहुत मदद करती है। कैसे? शार्डिंग में अक्सर एक शार्ड की होती है जो तय करती है कि डेटा का कोई हिस्सा किस शार्ड पर जाएगा, और परफॉर्मेंस के लिए ये शार्ड की अक्सर एक कॉम्प्लेक्स हैश कैलकुलेशन का नतीजा होती है। तो अगर मुझे कस्टमर आईडी 123 का डेटा चाहिए तो एप्लीकेशन को पहले उस आईडी पर एक महंगा हैश फंक्शन चलाना होगा ताकि पता चले कि वो किस शार्ड पर है। एग्जैक्टली। और जब ट्रैफिक हाई होता है तो ये लाखों छोटी छोटी हैश कैलकुलेशंस मिलकर आपके सर्वर्स पर काफी सीपीयू लोड डाल सकती हैं। यहीं पर इंडेक्स टेबल एक क्लेवर ऑप्टिमाइजेशन का काम करती है। मतलब हम एक इंडेक्स टेबल बना सकते हैं जो कस्टमर आईडी को पहले से कैलकुलेट किए गए हैश शार्ड की के साथ मैप करती है। बिल्कुल। तो अब एप्लीकेशन को हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधे इंडेक्स टेबल से हैश की उठाएगी और सही शार्ड पर पहुंच जाएगी। ये तो सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को काफी बढ़ा सकता है। बिल्कुल। इसे और मजबूत करने के लिए सोर्स में मूवी डेटाबेस का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए आप एक स्ट्रीमिंग सर्विस चला रहे हैं। आपकी मेन टेबल जॉनरे के हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई है। तो सभी एक्शन फिल्में खोजना बहुत तेज है। हाँ, पर अगर किसी यूजर को किसी खास एक्टर, मान लीजिए टॉम क्रूज की सभी फिल्में खोजनी हो तो सिस्टम को हर जॉनर में जाकर हर फिल्म को चेक करना पड़ेगा। इसमें कई सेकंड लग सकते हैं। और आज की दुनिया में कुछ सेकंड की देरी का मतलब है एक फ्रस्ट्रेटेड यूजर। इस पैटर्न का समाधान ये है कि आप एक नई इंडेक्स टेबल बनाएंगे जहां एक्टर का नाम की होगा। और यहाँ पर हाइब्रिड अप्रोच सबसे सही बैठेगी, है ना? एक्टर वाली इंडेक्स टेबल में हम मूवी का टाइटल, उसका पोस्टर इमेज और शायद रिलीज ईयर रख सकते हैं। एग्जैक्टली। वो सब कुछ जो सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाने के लिए चाहिए। यूजर को टॉम क्रूज सर्च करते ही मिलीसेकंड में जवाब मिल जाएगा। और अगर वो किसी फिल्म पर क्लिक करके उसकी पूरी कहानी देखना चाहता है, तब जाकर ऐप उस इंडेक्स टेबल में स्टोर की गई प्राइमरी की का उपयोग करके ओरिजिनल जॉनरा टेबल से वो हैवी डेटा लाएगी। ये पैटर्न सीधे तौर पर यूजर एक्सपीरियंस और बिजनेस सक्सेस से जुड़ा है। ये पैटर्न सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ जोखिम भी तो होंगे। बिल्कुल, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मेंटेनेंस ओवरहेड। ये सेट करो और भूल जाओ वाला समाधान नहीं है। आपकी एप्लीकेशन लॉजिक को ये सुनिश्चित करना होगा कि इंडेक्स टेबल्स भी रिलायबली अपडेट हों। हाँ। और अगर ये सिंक टूट जाए तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मुझे एक प्रोजेक्ट याद है जहां डेटा सिंक में एक छोटा सा बग आ गया था।
हमारी इंडेक्स टेबल ग्राहकों को गलत शिपिंग स्टेटस दिखा रही थी। मेन टेबल में शिप्ड था पर इंडेक्स में प्रोसेसिंग दिख रहा था। ये तो कस्टमर सपोर्ट टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया होगा। बिल्कुल, तभी हमें समझ आया कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। इसका मतलब ये पैटर्न उस डेटा के लिए ठीक नहीं है जो बहुत तेजी से बदलता है। सही कहा। अगर आपका डेटा हर सेकंड बदल रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट डेटा, तो इंडेक्स को सिंक में रखने का ओवरहेड इंडेक्स से मिलने वाले फायदे से ज्यादा हो जाएगा। आपका इंडेक्स हमेशा ही थोड़ा पुराना, मतलब स्टेल रहेगा। और सही की का चुनाव भी जरूरी होगा। बहुत जरूरी। जेंडर जैसी की एक खराब विकल्प है क्योंकि उसके बस 2-3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। आपकी की को सिलेक्टिव होना चाहिए, साथ ही स्क्यूड डेटा से भी सावधान रहना चाहिए। और कंसिस्टेंसी बनाए रखने की चुनौती से ही जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जिसका सोर्स में उल्लेख है। इसका क्या मतलब है? इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब आप मेन डेटा को बदलते हैं तो इंडेक्स टेबल तुरंत अपडेट नहीं होती, एक छोटा सा गैप होता है। अच्छा, तो अपडेट शायद किसी बैकग्राउंड प्रोसेस के जरिए होता है। हाँ, और कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड बाद इंडेक्स और डेटा सिंक हो जाते हैं। आपकी एप्लीकेशन को इस छोटे से डिले को हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए ये एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बैंकिंग जैसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए नहीं। ठीक है, तो इसे सारांशित करते हैं। हमने एक आम समस्या से शुरुआत की, एक विशाल डेटा सेट में जानकारी खोजना जब वो आपकी जरूरत के अनुसार सॉर्ट ना की गई हो। और हमने इंडेक्स टेबल पैटर्न को एक मैनुअल लेकिन शक्तिशाली समाधान के रूप में देखा। नॉर्मलाइजेशन जो स्टोरेज बचाती है पर डबल लुकअप की कीमत पर, और हाइब्रिड अप्रोच जो इन दोनों के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाती है। तो टेकअवे ये है कि कोई एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर नहीं है। हाँ, मुख्य टेकअवे यही है, यह आपकी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न्स और डेटा को गहराई से समझने के बारे में है, ताकि परफॉर्मेंस, लागत और जटिलता के बीच सही संतुलन चुना जा सके। हमारी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। स्रोत में एक संबंधित विचार का उल्लेख है, मैटीरियलाइज्ड व्यू पैटर्न। ये पैटर्न सिर्फ रॉ डेटा तक पहुंचने का रास्ता इंडेक्स करने के बजाय सामान्य क्वेरीज के परिणामों को पहले से कैलकुलेट और स्टोर करने के बारे में है। जैसे हर महीने की टोटल सेल्स का फिगर या डैशबोर्ड पर दिखने वाले टॉप 10 प्रोडक्ट्स। हाँ, तो ये सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ता है, डेटा तक पहुंचने के रास्ते को इंडेक्स करना कब ज्यादा मायने रखता है और कब उत्तर को ही पहले से कैलकुलेट करके स्टोर कर लेना बेहतर है। Thank you for watching The Funnel Effect.